मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर और आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य छायावाद के का बाद आधुनिक में काल। 1936 से शुरू होता है प्रगतिवाद। प्रिय विद्यार्थियों, यह वह समय था 1936 का जब देश आज़ादी के लिए करवटें बदल रहा था। संपूर्ण देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। लोग छटपटा रहे थे स्वतंत्रता से। पूंजीवाद और गरीब समाज में दो तबके बन गए थे, एक तो पूंजीवादी तबका और एक गरीब तबका। जो पूंजीवादी थे, जो बहुत ज़्यादा उनके पास पूंजियाँ थी, बहुत ज़्यादा पूंजियाँ बना रहे थे, और जो गरीब तबका था वो नित्य गरीब हो रहा था। समाज में बेकार प्रथा थी। जो पूंजीवादी थे वो सूदखोर बन गए थे। दूसरा समाज था सर्वहारा, जिसने सब कुछ हार गए। पूंजीवादी के सामने जो होता था, जो सर्वहारा समाज उसको कहते थे, सब कुछ हार गए थे। सेठ साहूकार के पास जमीन उनके गहन रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी, बल्कि यूं कहो तो उनके पास तो ज़मीन तो होती नहीं थी। घर के सारे कामकाज के लिए वो उधार लेते थे, ऋण में डूबे हुए रहते थे। किसान भूमिहीन थे, पूंजी विहीन समाज था, और गरीब तबकों को ऊपर उठाने के लिए आवाज़ उठाने लगी थी। गरीब तबका ऊपर उठने के लिए वो आकुलित था, उनकी कोई अंगुली पकड़ने वाला नहीं था। महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा खराब थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। दलित, शोषित, वंचित समाज में बहुत ज़्यादा थे। दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और दलितों की स्थिति तो ऐसी थी कि लोग उनकी यदि छाया पड़ जाती थी तो लोग घर जाकर स्नान करते थे। ऐसी स्थिति थी समाज के अंदर। ऐसे में हमारे जो साहित्यकारों ने बीड़ा उठाया कि इन कुरीतियों को मिटाना है, तो इन कुरीतियों से कुछ प्रगति करना, इन कुरीतियों से उभरना, ऊपर उठना, शिक्षा के जरिए गरीब तबकों को ऊपर उठाना, पूंजीपतियों को थोड़ा दबाकर पूंजियों से लेकर गरीबों को बांटना। जो पूंजीपतियों का आधिपत्य समाज में था वो साम्यवाद में, समाजवाद में बदलना, ये एक स्थिति कहलाती थी प्रगतिवाद। जो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, साम्यवाद यानी सभी बराबर, अमीर गरीब सभी बराबर, संपत्तियां सभी की बराबर, ये साम्यवाद। तो राजनीति विज्ञान में जिसे साम्यवाद कहा गया है, उसे ही अपन हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद कहते हैं। तो ये प्रगतिवाद 1936 से 1943 में, तो पूरे देश में इस प्रकार की स्थितियां थी। और उस प्रगतिवाद से संबंधित प्रगतिवाद के कोई एक प्रणेता नहीं थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर शिक्षा की एक जागृति चल रही थी। साहित्यकार आने लगे थे, लिखने लगे थे। तो जो भी साहित्यकार लिखता इन्हीं विषयों को उठाता। दलित, गरीब, वंचित, महिला, अशिक्षा, आज़ादी, स्वतंत्रता, बेगार प्रथा, और उनके विषय होते थे सामंतों का अत्याचार, किसानों को अधिकार दिलाना। तो ये सारे विषय होते थे उस समय लेखक के। तो अब अपन देखते हैं प्रगतिवाद की जो कविताएं होती थी, ये सभी इन्हीं विषय से संबंधित होती थी। तो प्रगतिवाद की जो कविताएं होती थी वो शोषकों के विरोध की कविता होती थी। शोषक कौन? जो पूंजीवादी, जो शोषण करते थे वो शोषक, तो उनके विरोध की कविताएं होती थी। तो सीधा सा है, प्रगतिवाद की कविता शोषक के विरोध की कविता होती थी। शोषक वर्ग के विरोध की कविता प्रगतिवाद की कविता कहलाती थी। किसानों के विजय की कविता, पूंजीवादियों के विरोध की कविता, मजदूरों के अधिकारों की कविता, महिलाओं के अधिकारों की कविता, नारी स्वतंत्रता की कविता, समानता स्थापित करने की कविता, दलितों, वंचितों, इन सब के अधिकारों की कविता, इन सब को ऊपर उठाने की कविता, यही प्रगतिवाद है। आइए अब अपन देखते हैं कि इस काल में कौन कौन से साहित्यकार हुए। तो इस काल में देखिए बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए, और कुछ साहित्यकार तो जो
छायावाद से आ रहे थे। छायावाद काल में जो छायावाद के 4 प्रमुख थे, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और महादेव वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत जी, ये निराला और पंत ये दोनों प्रगतिवाद के भी माने जाते हैं। यानी इन दोनों ने भी जब देखा कि देश का मूड ये है तो इन्होंने भी अपना लिखने का टोन चेंज कर दिया। तो इन्होंने भी जो कुछ साहित्य ऐसे लिखे जिसे प्रगतिवाद की अपन रचनाएं मान सकते हैं। जैसे निराला जी की एक कविता थी कुकुरमुत्ता, भिक्षुक, विधवा, ये कविताएं कुछ ऐसी है, ये रचनाएं ऐसी है जो प्रगतिवाद की मानी जाती। निराला जी के बाद में सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की वैसे तो कई सारी रचनाएं हैं, पर इस प्रगतिवाद काल को लेकर पंत जी की रचना है ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। और ग्राम्या में आपने देखा होगा भारत माता ग्रामवासिनी, एक बहुत अच्छी कविता है कक्षा 12 में, जिसके अंदर भारत माता का चित्रण किया गया है कि भारत माता गांव में रहने वाली है, बड़ी ही दुर्दशा है उसकी, 30 करोड़ इसकी जनसंख्या है पर सब फटे हाल में रहते हैं, भूख घर घर में व्याप्त है। तो इस प्रकार की भारत माता का चित्रण किया गया। तो देखिए आप, बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में उसको कहा है। तो ये क्या है, एक प्रगति करने की, प्रगतिवाद के लिए हमारे शासकों को, हमारे जो राजा थे, हमारे जो शासक वर्ग थे, उनको चेताने के लिए कि भाई आपके होते हुए भारत माता की ये स्थिति है। ये प्रगतिवाद युग की रचना थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी कई रचनाएं थी। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, एशिया जाग उठा, विंध्य हिमालय। तो ये कुछ रचनाएं थी जिनके बारे में अपन को इनका नाम जरूर याद करना है। इसी प्रकार गजानंद माधव जो मुक्तिबोध के नाम से साहित्य में प्रसिद्ध है, उनकी भी रचनाएं काफ़ी है, उनका भी नाम इसी प्रगतिवाद युग में माना जाता है। नागार्जुन, इनकी कई रचनाएं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्रेत का बयान, प्यासी पथराई आँखें। तो ये कुछ रचनाएं नागार्जुन की। राघेय राघव, अज्ञेय खंडर, पांचाली, ये इनकी रचनाएं थी। कैलाशनाथ अग्रवाल, नींद के बादल, इनकी एक रचना थी नींद के बादल। और इसके अतिरिक्त दिनकर, राष्ट्रीय कवि दिनकर ओज के कवि हैं, देशभक्ति के कवि हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के बाद में यदि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा देशभक्ति की रचनाएं किसी ने लिखती है तो वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी अगर कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, तो ऐसी कई रचनाएं हैं जिसमें दिनकर जी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय लेकर उस समय से संदर्भ में उन चीज़ों को एक संदर्भ देते हुए सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हुए वो महाभारत के संदर्भ में कहते हैं, कृष्ण भगवान के माध्यम से वो कहलाते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। वो बताते हैं कि जब जब भी अन्याय होता है समाज के अंदर विघटन होता है, समाज के अंदर लड़ाइयाँ होती है। इसी प्रकार एक उनकी एक रचना कुरुक्षेत्र में एक जगह लिखते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो इस प्रकार कई समाज के अंदर वो बताते हैं कि जहाँ दंड की आवश्यकता होती है वहाँ दंड दिया जाना चाहिए और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। आइए अब अपन देखते हैं इस प्रगतिवाद काल की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस काल के साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी। यद्यपि अपन ने सारी विशेषताएं देख ली, फिर भी अपन को एक एक को एक बार पॉइंट आउट करके इसको देख लेते हैं। आइए अब अपन देखते हैं प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं।
ये जो समय था 1936 से 1943 बहुत ही क्रांतिकारी समय रहा है। और इस समय देश के अंदर काफ़ी उथल पुथल, समाज का हर वर्ग आगे बढ़कर सामाजिक गतिविधियों में, राष्ट्र प्रेम में और अपने आप को ऊपर उठाने में लगा हुआ था। तो उस कार्यकाल की जो विशेषता हैं उसके बारे में अपन देखते हैं कि उस समय क्या क्या लेखकों के प्रमुख विषय थे। सबसे प्रमुख विषय था शोषक वर्ग का विरोध और घृणा भाव। समाज का जितना भी शोषक वर्ग था, जिसे अपन पूंजीपति वर्ग कहते हैं, उसके प्रति पूरे समाज में, पूरे देश में विरोध का भाव था। पूंजीपतियों को लूट लो, पूंजीपतियों का विरोध, इस प्रकार की भावनाएं साहित्य में दिखी। यानी उन पूंजीपतियों के प्रति लोगों के मन में एक घृणा का भाव भर दिया। चाहे मुंशी प्रेमचंद की रचना ले लें, चाहे किसी भी साहित्यकार की ले लें, तो पूंजीपति तो उसको एक बहुत ही गरीब तबके का खून चूसने वाला उसको बताया गया है। इस प्रकार का शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव इस साहित्य काल में देखा जाता है। शोषितों के प्रति करुणा भाव। शोषित वर्ग कौन सा? सर्वहारा समाज। सर्वहारा यानी जिसने सब कुछ हार दिया है। ये एक तो पूंजीपति और दूसरा गरीब, यानी जिसका शोषण हो रहा है वो समाज, यानी उसके प्रति करुणा भाव। हर साहित्य में, हर कविता में, हर निबंध में, हर गतिविधि में उस गरीब के प्रति दया का भाव बताया गया, करुणा का भाव बताया गया है। ये इस साहित्य की उस समय की विशेषता थी। और यदि पूंजीपति है और गरीबों के प्रति दया नहीं रख रहा है, करुणा नहीं रख रहा है, गरीब के साथ अन्याय कर रहा है, तो जो साहित्यकार थे एक क्रांति का आह्वान करते थे उस समय। तो उनके साहित्य में क्रांति का आह्वान झलकता था। क्रांति करने की जो एक प्रेरणा होती थी, वो प्रेरणा उनके आह्वान के रूप में झलकती थी। तो उन्होंने कई प्रकार के प्रेरक गीत उस समय लिखे। जो प्रेरक गीत किसके प्रति थे? शोषक जो वर्ग था उसके विरोध में। इसीलिए मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो प्रगतिवाद की कविता है शोषक वर्ग के विरोध की कविता है। तो एक क्रांति का आह्वान इस समाज में किया गया। और समाज का यथार्थ चित्रण। अब से पहले इस समाज का यथार्थ चित्रण नहीं किया जाता था। किसान की क्या दशा हो रही है, पूंजीपति किस प्रकार लूट रहा है, किस प्रकार किसान ब्याज के कर्ज के तले वो डूब रहा है, किस प्रकार किसान गरीबी के तले वो मर रहा है, समाज में किस प्रकार अंधविश्वास में समाज डूबा हुआ है, किस प्रकार समाज में छुआछूत, भेदभाव, दलित, वंचित, गरीब मर रहे हैं बेचारे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि सब जगह पूंजीपतियों को बोलबाला था। तो इस प्रकार ऐसे समाज का यथार्थ चित्रण, गरीब का चित्रण, किसान का चित्रण, मजदूर का चित्रण, तो इस प्रकार का जो यथार्थ चित्रण होता था, ये चित्रण उस समय मजदूर, किसान, गरीब का यथार्थ चित्रण उस प्रकार के उस समाज के साहित्य में, उस समय के साहित्य में देखे जाते थे। मजदूर, किसान, दलित, हरिजन की समस्याएं, मेला उठाते हैं, गांव की समस्या सफाई करते हैं, जूतों में बैठते हैं। ये 1947 से उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, 1936 से 1943 की, प्रगतिवाद की, उस समय के समाज की स्थिति बता रहा हूँ। तो उस समय के जितने भी कवि साहित्यकार थे, इन्होंने चाहे निबंध के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, या कोई भी विधा हो लेखन की, हर विधा के अंदर इस प्रकार की समस्याओं का चित्रण किया गया। आप मुंशी प्रेमचंद को देख लीजिए, उनकी 50 रचनाएं मजदूर, किसान, गरीब, घर की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इन सब को लेकर वो रचनाएं आपको मिलेगी। आगे चलते हैं अपन। सामाजिक जीवन का समसामयिक चित्रण। उस समय का सामाजिक जीवन जैसा होता था, बिल्कुल यथार्थ चित्रण उस समय के साहित्यकारों ने, लेखकों ने अपने साहित्य में किया। नारी का यथार्थ चित्रण। नारी की स्थितियाँ बहुत ही खराब थी उस समय। पढ़ाई के अवसर नहीं थे, नारी को पढ़ने की बिल्कुल नहीं दिया जाता था। घर का काम करो और पाँव की जूती के बराबर उसको समझते थे। और
बहुपत्नी प्रथा भी थी, सती प्रथा भी उससे पहले काफ़ी थी। हालांकि इस काल में सती प्रथा नहीं थी, फिर भी नारियों की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। तो नारी का यथार्थ चित्रण, नारी की समस्याओं का जो चित्रण था इस काल में बराबर किया गया, लेखन के माध्यम से साहित्यकारों ने उठाया। और मार्क्सवाद के गुणगान, मार्क्सवाद का मतलब वही समानता, साम्यवाद, यानी पूंजीपति सेठ और मजदूर ये दोनों बराबर, सेठ कमाता है तो उसके अंदर मजदूर का भी बराबर का हिस्सा, ये कहलाता है मार्क्सवाद, साम्यवाद। तो साम्यवाद के गुणगान, यानी उस समय मजदूरों के अधिकारों की बात करने लग गए थे। तो नागार्जुन एक बहुत बड़े लेखक हुए थे, उन्होंने अपने निबंधों में मजदूरों की आवाज़ उठाई, सेठ साहूकारों के विरुद्ध बातें लिखी, पूंजीपतियों का प्रबल विरोध किया। तो ये मार्क्सवाद के गुणगान कहलाते हैं। तो अपन इसको बिंदु लिख के फिर इसका थोड़ा 4 पंक्तियों में वर्णन कर सकते हैं। सरल व स्पष्टवादिता, बहुत ही सरल भाषा के अंदर जो भी साहित्यकार थे उन्होंने सरल भाषा के अंदर स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात को बहुत ही मुखर तरीके से रखना, समाज की समस्याओं को मुखर तरीके से सामने लाना, ये उस समय के साहित्यकारों ने किया। ये इस प्रकार के साहित्यकारों की प्रगतिवादी काव्य की विशेषता रही कि सरल और बहुत ही स्पष्टवादी थे, प्रखर साहित्य की रचना हुई थी। और अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, उस समय पूरा समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था। मूर्ति पूजा, बीमार पड़ गए तो अपन थान में जाएंगे, किसी मुल्ले के पास जाएंगे, किसी पंडित जी के पास जाएंगे, हल्का हाथ कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे। तो इन सब से समाज में काफ़ी बीमारियां फैल रही थी। तो लोगों को समझाया गया, इनके विरुद्ध साहित्यिक रचनाएं की गई। कई साहित्यकारों ने अपने मूल विषय इस प्रकार के रखे, अंधविश्वास रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया और सामाजिक चेतना जागृत की। तो ये जो बिंदु है, 7-8 बिंदु हैं, ये प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियां हैं, यानी प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं हैं। परीक्षा के अंदर कई बार 4 नंबर का सवाल आ जाता है कि प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर लिखेंगे। प्रगतिवाद कब से कब तक था? 1936 से 1943। इसके प्रमुख लेखक कौन कौन थे, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे, तो इसका भी अपन ने इसके अंदर अध्ययन किया है। ये था प्रयोगवाद। और मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने साथियों तक इसे पहुंचाएं और परीक्षा में लाभ लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए लक्ष्यकार सर।